हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। ठीक है, सो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मतलब ये माना जाता है, ठीक है, ये एकदम वैलिड प्रूफ नहीं है, सॉलिड प्रूफ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है इसके बारे में। ये अभी तक का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो यही है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो प्रूव्ड नहीं है, लेकिन अभी भी उसे लेकिन उसे अभी बेस्ट माना जाता है कि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एटीपी फॉर्मेशन का यहाँ से। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो याद रखना है दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन। हम लोग इसे लास्ट में जब ये हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोग उसके बाद इसे जितना भी अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से PS2 से PS1 में ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ ATP, ये एक साथ, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस तरह से हो रहा है, ये एक साथ हम लोग एक डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, जब ये पूरा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला कर लेंगे। ओके, नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट का प्रोडक्शन होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, उसके अक्रॉस प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं, ये सारा कुछ पॉइंट कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से लॉन्ग आंसरिंग आता है, तो इसीलिए इसके बारे में अच्छे से आप लोग पॉइंट वाइज इसी वे में लिखेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। नाउ प्रोटॉन accumulates inside the lumen of thylakoid। ठीक है, ये हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट वो हेल्प करेगा जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, बस रेस्पिरेशन में क्या होता है दैट H प्लस दैट इज अ प्रोटॉन accumulates in intermembrane space ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ल्यूमेन में एक्यूमुलेट नहीं होके माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता है। तो ये डिफरेंस है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, खासकर MCQs में पूछ दिया जाता है दैट डिफरेंस बताइए बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में। तो ये सारा ऑप्शन रहेगा कि प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, और ये तो उसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस याद रखना है कि थाइलाकॉइड के केस में, मतलब फोटोसिंथेसिस के केस में, ये फोटोसिंथेसिस का बात है ना, तो फोटोसिंथेसिस के केस में थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है, वेराज माइटोकॉन्ड्रिया में ल्यूमेन के बाहर एक्यूमुलेशन होता है प्रोटॉन का। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ H प्लस ग्रेडियंट, ये होता है तो है, लेकिन किस तरह से होता है वो देखना है। सो डेवलपमेंट ऑफ H प्लस ग्रेडियंट, सबसे पहला H2O स्प्लिटिंग होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, किस में हो रहा था? PS2 में हो रहा था। ठीक है, और PS2 कहाँ लोकेटेड था? इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लोकेटेड था, इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लोकेटेड था। ठीक है, तो जो हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगा, जो H प्लस आयन रिलीज होगा, प्रोटॉन जो रिलीज होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? H प्लस जो है वो जो रिलीज हुआ वो चला जाएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है, नाउ एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल टू द PS2, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गया था। नाउ एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स across
द फोटो सिस्टम्स, जो PS1 एंड PS2 के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मैं यहाँ पे PS2 एंड PS1 लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बहुत अच्छा है, समझ में आएगा जब हम डायग्राम बना के इसके समझाएंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। सो ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज primary acceptor of electron in PS2 क्या था? फियोफाइटिन था, हम लोगों ने देखा। सो फियोफाइटिन transfers its electrons to a proton carrier and not to an electron carrier। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन को, वो क्या है फियोफाइटिन, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, यहाँ पे H+ एक्सेप्टर कैरियर लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ए एक्सेप्टर। सो फियोफाइटिन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन जब फियोफाइटिन आगे ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करके एक प्रोटॉन कैरियर को ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एंड दैट प्रोटॉन कैरियर, ये जो प्रोटॉन एक्सेप्टर कैरियर है, ये लोकेटेड रहता है टूवर्ड्स द आउटर साइड of the thylakoid membrane। ठीक है, and this proton carrier या proton acceptor, कुछ भी बोल सकते हैं, is located on the outer side of the thylakoid membrane। ठीक है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल मूव करता है, हेंस दिस मॉलिक्यूल मूव्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ना फियोफाइटिन इस प्रोटीन को, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर है, सॉरी प्रोटॉन कैरियर है, वैसे ही वो जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा कि वो स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आयन को लेगा और उसे ट्रांसफ़र कर देगा टू द ल्यूमेन। ठीक है, सो हेंस दिस मॉलिक्यूल मूव्स H+ from the stroma while to the lumen while transporting an electron। ठीक है, ना होता क्या है कि ये कैरियर H+ एक्सेप्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो अब जिसके पास वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास प्रोटॉन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है, मतलब वो प्रोटॉन से बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, और अब वो उस प्रोटॉन को छोड़ देगा, मतलब अब वो प्रोटॉन को कैरी नहीं करेगा। सो व्हाट हैपन्स दैट ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, when this molecule transfers an electron, its electron to electron carrier
या एक्सेप्टर, H प्लस इज रिलीज्ड। सो मैं काम करता हूँ, मैं डायग्राम में समझाता हूँ, ऐसे लिख के समझाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम ही बेटर रहेगा समझाने में। एक मिनट, एक और पेपर। बट अच्छा, अभी तक जितना बताए हैं अभी वो हम लोग डायग्राम में सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। आगे का चीज़ जो पॉइंट्स है वो लिखाने के बाद फिर डायग्राम में बनाएंगे उसे, ठीक है। सो फर्स्टली थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ओके, नाउ दिस साइड, अंदर वाला जो नीचे वाला पार्ट है, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज द ऑफ द थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड का इनर साइड है, ये अंदर ल्यूमेन की तरफ है तो ये इनर साइड है ना, दिस इज द इनर साइड, और ये इसका आउटर साइड है। फाइन, ये क्या है, थाइलाकॉइड है, मैं ये नहीं लिखा रहा। नाउ सबसे पहले क्या देखना है कि PS2 का अरेंजमेंट कहाँ रहता है। ये फाइनल डायग्राम है, ठीक है। पूरा जो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा उसका ये फाइनल डायग्राम होगा, तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सो फर्स्ट यहाँ पे PS2 कहाँ प्रेजेंट था, थाइलाकॉइड का इनसाइड सरफेस की तरफ प्रेजेंट था, तो इनसाइड सरफेस ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PS2 प्रेजेंट है, यहाँ पे PS2 प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे वाटर का, PS2 में वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस अ नेसेंट ऑक्सीजन। आप इसे बैलेंस कर दो, ठीक है। बैलेंस तो ऑलरेडी है, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को हटाकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र कर दिया टू दिस PS2, ठीक है। नाउ यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ टू द प्राइमरी एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन क्या है, दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सबसे पहला, प्राइमरी मतलब सबसे पहले वाला, तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे रेड में लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ यहाँ से ये जो दूसरे प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ना, ये सपोज यहाँ पे एक प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया, प्रोटीन का नाम नहीं दिया इसलिए मैं अभी कोई प्रोटीन का यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ दैट इट इज़ अ प्रोटीन नेम्ड X, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन X है यहाँ पे, दिस प्रोटीन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, सॉरी अ प्रोटॉन कैरियर, मतलब रेड से लिख रहा हूं तो ये क्या है, ये एक H प्लस एक्सेप्टर या H प्लस कैरियर है, मतलब प्रोटॉन कैरियर या प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो H प्लस A मैं लिख रहा हूं इसे, ठीक है। नाउ दिस इज लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, ये साइड क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है ये वाला, ठीक है। इस साइड स्ट्रोमा है, अंदर साइड ल्यूमेन है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्राइटेरिया देख लिया, यहाँ पे क्राइटेरिया कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन जो है वो एक्यूमुलेट होगा,
ठीक है, मतलब अंदर में थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है उसके अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। फाइन। तो ये क्या करेगा कि जो स्ट्रोमा में H प्लस प्रेजेंट है, इसे मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा। यहाँ पे H प्लस जो है वो ब्लू कलर से दिखाया है, अंदर में भी H प्लस है इस तरह से, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस X को ट्रांसफर हुआ वैसे ही X एक्टिवेट हो गया। नाउ द पॉइंट इज कि ये X जो है ये एक हाइड्रोजन आयन कैरियर है या एक्सेप्टर है, मतलब एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसे हम इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करवा दिए हैं, लेकिन इसका जो नेचुरल टेंडेंसी जो ये एक्चुअल में है दैट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा कि क्योंकि ये आउटर साइड में प्रेजेंट है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को अंदर ले लेगा, ठीक है। मतलब अब इस कंडीशन में अगर हम इसका डायग्राम बनाए ना यहाँ पर, तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ X के लिए, सो दैट आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। कहाँ पे बना दें, यहाँ नहीं बनाते, डायग्राम में दिक्कत होगा, यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये X है, अगर ये एक एंड पे सपोज, सॉरी X था ना, ये X है सपोज, तो ये एक एंड पे इलेक्ट्रॉन से बाइंड हो गया है और एक एंड पे सपोज H प्लस से बाइंड हो गया, इस तरह से साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन दोनों से ये बाइंड हो गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये X इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेगा, जैसे ही ये X इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेगा टू अनदर प्रोटीन, यहाँ पे सपोज एक प्रोटीन है जिसका नाम है Y, प्रोटीन का नाम नहीं दिया इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखा रहा। तो यहाँ पे ये प्रोटीन Y को ट्रांसफ़र किया ना, सो दिस प्रोटीन Y इज अगेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अब इस Y का कोई भी टेंडेंसी नहीं है इस H प्लस के साथ बाइंड करने का, समझ में आ रहा है। जब ये X यहाँ इसको ट्रांसफ़र करेगा ना Y को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इस Y का इस H प्लस के साथ मिलने का कोई भी टेंडेंसी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफ़र कर देगा और ये इस H प्लस को भी ट्रांसफ़र कर देगा। नाउ क्योंकि Y का कोई भी टेंडेंसी नहीं है H प्लस के साथ कंबाइन करने का, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो Y क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को इसका ल्यूमेन में छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन को कहाँ डाल दिया, ये इसके ल्यूमेन में डाल दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो स्ट्रोमा से टुवर्ड्स द ल्यूमेन आ गया। फाइन, फिर से बताते हैं, PS2 में वाटर का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। तो पहला H प्लस कहाँ से आ रहा है, पहला H प्लस देखिए ये वाटर टूट रहा है तो यहाँ पे भी H प्लस बन रहा है ना, तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया कि H प्लस कैसे इंक्रीज़ होगा, अंदर में हमें ल्यूमेन में H प्लस को इंक्रीज़ कराना है। क्यों कराना है ये हम लोग आगे देखेंगे, क्यों हम लोग इतना H प्लस के ऊपर फोकस्ड हैं। तो ये जो H प्लस है इसे अभी याद रखना है कि अंदर की तरफ बढ़ाना है ल्यूमेन में। तो यहाँ पे H प्लस इंक्रीज़ करने का दो तरीका हम लोग देखे हैं अभी तक, दैट इज़ ये वाटर का जो स्प्लिटिंग हुआ तो इसमें भी H प्लस प्रोड्यूस हुआ, एक ये, दूसरा ये जो ट्रांसफ़र हुआ हाइड्रोजन आयन का फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन, कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गया PS2 में, PS2 एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, फियोफाइटिन में गया विच इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, ये सारा कुछ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट गिरेगा तभी तो ये टूट रहा है ना, यहाँ पे सनलाइट गिरेगा, ये नहीं कि बिना सनलाइट के कर देना है, ये सनलाइट गिरेगा इसके तब होगा। तो नाउ इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन पे गया, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, P भी लिख देता हूँ वरना फिर दिक्कत होगा, ये PEA मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ फियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा टू द डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर रहेगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर रहेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा और H प्लस को ले लेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा।
जब ये दूसरे मेम्ब्रेन प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ना कि प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसीलिए इसका कोई भी टेंडेंसी नहीं है इस H+ के साथ कंबाइन करने का, तो ये H+ को रिलीज़ कर देगा हियर। ये इसीलिए पोजीशन जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे PS2 क्योंकि अंदर की तरफ यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ से वो वाटर को तोड़ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे अगर X यहाँ पे होता Y की जगह पे, तो क्या वो H+ को एक्सट्रैक्ट कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, इस तरफ से एक्सट्रैक्ट करके उस तरफ छोड़ सकता था, तो फिर ये उल्टा हो जाता ना। तो इसीलिए पोजीशन भी मायने रखना है कि X जो है वो इस तरफ प्रेजेंट है, यहाँ का H+ को कलेक्ट कर रहा है और यहाँ आकर छोड़ दे रहा है। ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो दैट जब ये जब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर था तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्यों लिया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो प्रोटॉन को नहीं ले रहा है, तो फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को क्यों लिया? तो ये आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में बात किया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेता है। फाइन, यहाँ तक अभी तक बताया था, पॉइंट्स में अभी तक यहाँ तक बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ मूविंग बैक टू, ये पॉइंट पे वापस आते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया था कि यहाँ पे आके रिलीज़ हो जाएगा स्ट्रोमा में, जो है जो ल्यूमेन है उसमें रिलीज़ हो जाएगा। H+ इज़ रिलीज्ड इन द ल्यूमेन। एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट वाइज लिखकर डायग्राम बना देना है, मार्क्स मिल जाएगा फुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Now NADP reductase is located on the stroma side of the membrane. ठीक है, NADP reductase is located on the stroma side of the membrane. ठीक है, तो स्ट्रोमा साइड में लोकेटेड है मेम्ब्रेन का ये। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS1 आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1। ओके, ये क्या करेगा कि NADP प्लस H+ को कन्वर्ट कर देगा इनटू NADPH प्लस H+ में। इसका भी डायग्राम में देख लेते हैं, फिर से अच्छे से समझ में आएगा। और इस वजह से क्या होगा कि H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द स्ट्रोमा। ठीक है, तो हम लोग अब इसे भी डायग्राम में देख लेते हैं। सी व्हाट हैपेंस नाउ। ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, फिर जो प्रोटीन है उसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा, और फाइनली जो है वो इलेक्ट्रॉन अराइव करेगा इनटू द PS1। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे तो H+ चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट होता चला जाएगा, इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स में ट्रांसपोर्ट होगा और पहुँच जाएगा टू द PS1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है दैट NADP reductase is located on the stroma side of the membrane। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दैट यहाँ पे अब PS1 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन PS1 तक आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन जब PS1 में आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे लाइट फिर से गिर रहा है 700 नैनोमीटर का, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, और पीछे से इलेक्ट्रॉन जो है PS2 जो है वो वापस इसे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन को फिर से रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया और भेज दिया टू द FeS कंपाउंड, जिसे हम अभी तक
फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कह रहे थे, ये प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है इन द PS1। नाउ व्हाट विल हैपन दैट PS1 फिर से सीरीज ऑफ प्रोटीन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और फाइनली एक ऐसे प्रोटीन के पास पहुंचा देगा जो इस आउटर साइड, ये जो आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर पार्ट हो गया ऑफ दिस थाइलाकॉइड, वहाँ पे लोकेटेड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोटीन सपोज कोई Z मान लेते हैं, Z अभी के लिए मान लेते हैं, Z तक ये पहुँचा दिया। अब मैं ये नहीं लिख रहा क्योंकि इसके बाद जो भी है सारा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है, कोई भी यहाँ पे अब प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होगा। So now what happens that this Z is an enzyme called NADP reductase, ठीक है। तो ये जो Z है ये क्या है, this Z यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में, that this Z is equals to NADP reductase enzyme, ठीक है। तो Z NADP reductase enzyme है। Now what will happen that ये जो Z है ये एक एंजाइम है, ये क्या करेगा that इस स्ट्रोमा साइड में है, तो स्ट्रोमा के तरफ we are having NADP, इस पेन से लिखूँ, रेड से लिखते हैं चलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि यहाँ पे H+ तो प्रेजेंट था ही, H+ प्रेजेंट था, इस तरह से H+ जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे NADP भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम है NADP रिडक्टेज, NADP और H+ को पकड़ के आपस में एक साथ मिला देगा और फिर इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH+H+, ठीक है। तो ये क्या किया कि ये H+ एंड NADP को आपस में मिला के NADPH+H+ में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आ गया कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ ऑफ NADPH एंड H+, ठीक है। H+ लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, आप सिंपली NADPH भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन हुआ NADPH का। Z क्या था, NADP रिडक्टेज एंजाइम था, ये लोकेटेड था टुवर्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये NADP और H+ जो कि स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट था, इनको कंबाइन कर दिया इनटू NADPH, ठीक है। तो हमारा जो NADPH वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा एक पार्ट बचा रह गया, दैट इज ATP फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने 3 जगह देखा जहाँ 3 प्रोसेसेस देखा जिससे कि बाहर में H+ कम हो रहा है और अंदर में H+ राइज हो रहा है। 3 प्रोसेसेस देखा। पहला प्रोसेस क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर प्रोड्यूसिंग प्रोटॉन्स, पहला स्टेप। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिखते हैं, चलो ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये पहला स्टेप हो गया जिससे कि अंदर में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा स्टेप हो गया ये जिसमें कि H+ को हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके अंदर की तरफ लाकर छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप हो गया ये NADPH का फॉर्मेशन। क्यों ये तीसरा स्टेप हो गया, क्योंकि यहाँ पे H+ का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो फ्री H+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने देखा कि H+ किस तरह से कम हो रहा है बाहर में और अंदर में रिलेटिवली कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ ये हो गया अब तक जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। NADP का फॉर्मेशन किस तरह से, NADPH का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये H+ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस H+ का जो ब्रेकडाउन है, इस ग्रेडियंट का जो टूटने का प्रोसेस है, ये ग्रेडियंट जब टूटता है उसी से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होता है, उसके लिए अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा।
पॉइंट्स फिर से कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। सो लेट्स सी, अभी हम लोग को सिर्फ ये मेम्ब्रेन बनाना है और जो मशीनरी है एटीपी सिंथेसिस का वो बनाना है। अब हम लोग ये वापस पूरा कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस दैट दिस इज द मेम्ब्रेन। इस तरह का मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन हो गया, ये बाहर में स्ट्रोमा है और ये ल्यूमेन है ऑफ द थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन कह लीजिए या फिर एक स्पेशल एंजाइम रहता है, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के लिए एक यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना के रखता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज मतलब एटीपी के फॉर्मेशन में जो हेल्प करेगा, ओके। नाउ दिस हैज गॉट 2 पार्ट्स। तो डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। ये बीच में ये जो लाइन ड्रॉन है ना, ये नहीं रहता यहाँ पे, ये कंटिन्यूसली बना दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। नाउ दिस पार्ट ये क्या करता है कि ये जो बीच का, ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा फिर कैसे कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसे यहाँ छोड़े, यहाँ पे बनाते हैं इस तरफ। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है प्रोटीन का, ओके। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। तो ये बीच में देखिए खाली जगह बनाया जाने के लिए सब्सटेंसेस का, ओके। सो ये बनाया एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ओके। नाउ इसका जो अबव पोर्शन होता है इट इज ग्लोब्यूलर, ठीक है। एक बल्जिंग पार्ट होता है इसका, ऊपर में इस तरह से ये बल्जिंग पार्ट होता है, फाइन। नाउ दिस पोर्शन, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड द CF0 पार्टिकल या CF0 पार्टिकल, आप जिसे कह सकते हो। CF0 पार्टिकल इसे कहते हैं और इसे कहते हैं CF1 पार्टिकल। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस प्रोटीन इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंथेज। ये एक एंजाइम है, ठीक है। और इसी के थ्रू प्रोटॉन जो अंदर एक्यूमुलेट हुआ था ल्यूमेन में, वो बाहर की तरफ जाता है। H+ है, यहां से ये H+ बाहर की तरफ जब जाएगा इस तरह से, तो यहां पे प्रोडक्शन होगा ATP का, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर से इस डायग्राम पे वापस आएंगे। ब्रेकडाउन ऑफ H+ gradient causes ATP synthesis. H+ moves from lumen to stroma, ठीक है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये वापस से मूव करेगा और इसी का ब्रेकडाउन से हम लोग जो ATP का है वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, हम लोगों ने देखा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 ऑफ ATP सिंथेज के थ्रू ये H+ का मूवमेंट होता है, इसी के थ्रू H+ का मूवमेंट होता है, फाइन।
नाउ इसका दो पार्ट्स है, एटीपी सिंथेस का दो पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली CF0 बोलना पूरा सही नहीं रहेगा क्योंकि इसका दो पार्ट में CF0 आता है। सो बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द एटीपी सिंथेस के थ्रू H+ का मूवमेंट होता है, ठीक है। नाउ एटीपी सिंथेस का वी हैव टू पार्ट्स, एटीपी सिंथेस का वी हैव टू पार्ट्स, फाइन। तो पहला पार्ट जो है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द CF0 पार्ट एंड इट इज embedded in the thylakoid membrane, ठीक है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये embedded रहेगा and forms the transmembrane channel and forms transmembrane channel for H+ facilitated ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आप लोग को पता है दैट इट डज रिक्वायर अ मेम्ब्रेन प्रोटीन बट देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा तो है यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में, लेकिन उसमें कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा उसका। एंड द सेकेंड पार्ट इज द CF1 पोर्शन दैट प्रोट्रूड्स to the outer surface of thylakoid that means it faces the stroma, ठीक है। नाउ इसके थ्रू जब H+ का मूवमेंट होता है थ्रू this part causes conformational changes in CF1 ATP synthase और तब जाके ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, इसका ये तो यहाँ पे आप लोग का 11 क्लासेस लिए इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतना ही में कम बताया गया है। एक्चुअली रोटेशनल मैकेनिज्म होता है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से रोटेट होता है उसका हेड एक मोटर की तरह। एक्चुअली जो एटीपी सिंथेज है ना, वो सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मोटर है। जैसे आप लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर देखे हो ना, घूमता है ना उसका जो मोटर है वो घूमता है, उसी तरह से ये जो एटीपी सिंथेज का जो हेड पोर्शन है ये भी रोटेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन उससे पास करता है तो वो रोटेट करेगा और फिर एटीपी का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वो नहीं जानना, अभी सिर्फ आप ये जानो कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है जिसके कारण कि एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। सो अब हम लोग डायग्राम के ऊपर फाइनल चलते हैं, ठीक है। सो सी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये चैनल बनाया, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे कराएगा। ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल जो ये क्या करवा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रहा है, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये करवाएगा ये चैनल। और यहाँ पे देखिए ये ग्लोब्यूलर हेड है। जैसे यहाँ से H+ मूव करेगा, यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ सो दैट ईजी हो समझने में। तो जैसे ही इसके थ्रू H+ मूव करेगा ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब इसका शेप शेप नहीं, जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, चेंजेस इन CF1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेज, ठीक है। और उस चेंज के दौरान ये क्या करेगा कि जो जो स्ट्रोमा में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, यहाँ पे जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, इसे ये कन्वर्ट कर देगा। ये जो इसका ग्लोब्यूलर हेड है, CF1 पार्टिकल जो है, ये इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू ATP। और ये क्यों हुआ, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ,
ठीक है। कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, कुछ उसका शेप में, उसका कुछ स्ट्रक्चर में, इस ये जो CF1 पार्टिकल इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ जिससे कि ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में पकड़ा, दोनों को जोड़ा और फिर ATP के फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल लाइट रिएक्शन के बारे में था। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेंगे, जस्ट एक मतलब जस्ट जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर। ठीक है, उससे पहले 2-3 पॉइंट्स लिखा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फिर डार्क फेज जो इसका है वो करेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाकर ही करिएगा, समझिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे बार बार क्यों समझा रहे हैं, इसलिए हमको लगता है तीसरा बार डायग्राम बनाकर ये सारा कुछ बताएं हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडॉक्स पोटेंशियल पूरा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग आगे भी चल के ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये बताना, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो साइट ऑफ ATP एंड NADPH यूटिलाइजेशन, लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो जो प्रोडक्शन हुआ ना ATP प्लस NADPH formed in light reaction formed in light reaction, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इन डार्क रिएक्शन, या फिर जो मेन बायोसिंथेटिक फेज है उसमें। ठीक है, तो बायोसिंथेटिक फेज जो रहेगा उसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है, जो ATP और NADPH बना। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है दैट यहाँ पे एक और चीज़ बना था जब हम लोगों ने, कहाँ गया वो डायग्राम, दिस वन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो बन रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन जो है ये स्ट्रोमा में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर चल जाएगा इनटू द स्ट्रोमा। तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिला ऑफ लाइट रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या मिला हमें, ATP प्लस NADPH प्लस O2। ये O2 का भी काम पड़ेगा इन फोटोसिंथेसिस का, जो बायोसिंथेटिक फेज है उसमें ये काम आएगा। ठीक है, सॉरी इसमें काम नहीं आएगा, रेस्पिरेशन में ये काम आता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट जो है ना वो दिन के समय रेस्पायर तो करता है, रात में भी करेगा, दिन में भी करता है रेस्पिरेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन का रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जनरली प्लांट को बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर खुद फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कुछ पार्ट उसका रख लेगा फॉर रेस्पिरेशन और जो मेजर पार्ट है वो रिलीज़ कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो O2 है ये आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट चला जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है फॉर रेस्पिरेटरी पर्पस, या फिर ये फिर बाहर चला जाएगा, सेल के ही बाहर चला जाएगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का रिलीज़ हुआ। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अबाउट द कैल्विन साइकिल। ठीक है, जो बायोसिंथेटिक फेज है मेनली डार्क रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग ये जो लाइट रिएक्शन है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से जितना भी डायग्राम, अभी 3 डायग्राम में आपको बता देता हूँ फटाफट, सो दैट आप लोग का रिविजन ये हो जाए। ठीक है, तो कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, इट इज गॉन। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे
फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार होगा, ठीक है, ये पहले बता दिया था, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन जिसका कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से, रिड्यूस हो गया और ये अब ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरह से इस मूवमेंट के कारण जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली। और बताया भी था कि आप लोग ये क्लास 12 का केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसके बारे में। तो ये था अबाउट द रिडॉक्स पोटेंशियल। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार होता है। साइमल्टेनियस एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ दूसरा चीज़ यहाँ पे देखना है, ये डायग्राम बनाकर अच्छे से और फिर एक्सप्लेन करिएगा इन एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो PS2 को ट्रांसफ़र हो गया। PS2 पे लाइट गिरने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट्स में गया। हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते ही वहाँ पे फियोफाइटिन प्रेजेंट था, वो इसके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ क्योंकि फियोफाइटिन इसके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया है तो जो PS2 है वो डेफिशिएंट हो गया इन इलेक्ट्रॉन। तो इसे इलेक्ट्रॉन जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन से जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, दैट फियोफाइटिन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नाउ ये जो है इलेक्ट्रॉन जिस प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, जैसे ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक H+ को स्ट्रोमा तरफ से ले लेगा। क्यों स्ट्रोमा तरफ से लिया, क्योंकि ये स्ट्रोमा के साइड में रहता है। थाइलाकॉइड का जो स्ट्रोमा एक्सट्रीमिटी होता है मेम्ब्रेन का, उस तरफ ये वाला प्रोटीन लोकेटेड रहता है। तो ये प्रोटीन जो है H+ को यहाँ से उठाएगा और फिर अब ये प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र करेगा, ना कि किसी प्रोटॉन एक्सेप्टर को। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसके पास कोई भी अफिनिटी नहीं है फॉर दिस हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन, तो ये इस प्रोटॉन को बाहर की तरफ मतलब ल्यूमेन की तरफ रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और फाइनली PS1 में पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 700 नैनोमीटर का लाइट यहाँ पे इरेडिएट हो रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहा था और फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से ले रहा था। नाउ इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्रॉम PS2 आ रहा था वो इसे आकर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी को इसका कम करेगा, मतलब हटाएगा, डेफिशिएंसी इसमें नहीं होने देगा, जिससे कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो चलता रहेगा, ठीक है। PS1 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर यहाँ पे फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में आया और फिर कंटिन्यूस इस तरह से फ्लो होगा थ्रू द डिफरेंट प्रोटीन, जो डिफरेंट और प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसके थ्रू इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और फाइनली ये एक सब्सटेंस Z के पास पहुंचेगा विच इज़ NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एक्टिवेट होगा और NADP और H+ को मिलाकर NADPH का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यूज्ड अप हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसे यूज्ड अप हो रहा है, देखिए ये नहीं दिखाया, देखिए NADP जो है प्लस H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट, NADP और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा तो NADPH, इस तरह से फॉर्मेशन करता है NADPH रिडक्टेज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इसका जो फाइनल एक्सेप्टर है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है वो क्या है, सो दैट इज NADP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे acceptor of electron in Z scheme is NADP, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो Z स्कीम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, NADP है, ठीक है।
तो NADPH का फॉर्मेशन, सॉरी हाँ, NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। फाइन, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये मैं बताना भूल गया था NADP के बारे में, ठीक है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Z स्कीम। तो ये हो गया अबाउट द NADPH फॉर्मेशन। नाउ इसका यूटिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट रिएक्शन में कि इसका यूज़ क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 3 प्रोसेसेस के थ्रू अंदर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। पहला ये वाटर स्प्लिट हुआ, दूसरा ये ट्रांसफ़र किया अंदर की तरफ, और तीसरा ये बाहर में कम हो रहा है। H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि NADP जो है वो कंबाइन कर जा रहा है H+ के साथ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि अब हम लोग को देखना है कि ATP का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अंदर में जैसा कि आपको पता है कि अंदर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। एक ग्रेडियंट सेटअप पहले से हो चुका है, जो हम लोगों ने अभी 3 फैक्टर देखा उसकी वजह से ग्रेडियंट सेटअप हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट ये जो ATP सिंथेज है इसका 2 पार्ट होता है, CF0 ATP सिंथेज एंड CF1 ATP सिंथेज। आप इसे CF0 पार्टिकल, CF1 पार्टिकल भी कह सकते हो ऑफ ATP सिंथेज, ठीक है। सो इसका 2 पार्ट है, दिस इज द CF0 पार्टिकल, और CF0 पार्टिकल जो है वो एम्बेडेड रहता है इन दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है? दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये कुछ नहीं है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर था ये कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड रहेगा और आपको दिख रहा है ये बीच से रास्ता बना रहा है, ठीक है। तो ये बीच से एक वे बनाएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ H+ वाया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको पता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिस ATP सिंथेज इन एंजाइम एंड एंजाइमल प्रोटीन, ठीक है। तो अब इसका 2 पार्ट हो गया, एक तो ये जो CF0 पार्टिकल है ये मेम्ब्रेन बना रहा है, सॉरी ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है, ठीक है, जाने का रास्ता। और जो F1 पार्टिकल है इसका, CF1 पार्टिकल, ये जो है क्या करता है कि ATP सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। जैसे ही H+ इसके थ्रू पास करता है वैसे ही इसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होता है और ये क्या करता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट था उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू ATP। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है अलोंग द रिडॉक्स पोटेंशियल। दूसरा हम लोगों ने देखा कि NADPH का फॉर्मेशन कैसे होता है, और तीसरा हम लोगों ने देखा दैट ATP का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये था आप लोग का पूरा अबाउट द लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट द डायरेक्ट रिएक्शन और द बायोसिंथेटिक फेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।